कराची का एक गैंगस्टर, रहमान डकैत। एक ऐसा नाम जो शायद इतिहास में कहीं खोसा गया था, पर आज अचानक से वो फिर से चर्चा में है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है ना, कि भाई कराची की एक झुग्गी का एक गैंगस्टर अचानक से बॉलीवुड के लिए इतना खास कैसे हो गया। देखिए, हाल ही में एक फिल्म आई और उसने रहमान डकैत का नाम फिर से सबकी जुबान पर ला दिया। लेकिन फिल्म के अलावा उसकी असली कहानी क्या थी? हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। और हाँ, ये जो हम जानने वाले हैं, ये किसी सरकारी रिपोर्ट या फाइल से नहीं आया है। नहीं, ये तो एक ऐसे इंसान की जुबानी है जो रहमान डकैत को बहुत करीब से जानता था। मतलब ये एक अंदर की कहानी है। ये कहानी है रहमान डकैत की, जिसे लोग रहमान बलोच भी कहते थे, और इसे सुनाया है उनके ही एक करीबी दोस्त ने। पर एक बात समझनी होगी, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा इंसान पर एक नज़रिया है। यहाँ तक कि कहानी सुनाने वाले ने भी कहा है कि भाई इसकी 100% सच्चाई की गारंटी वो भी नहीं लेते, और यही बात इसे और ज़्यादा दिलचस्प बना देती है ना? तो रहमान की कहानी की शुरुआत होती है कराची के एक फुला दिए गए हिस्से से, लियारी। और यहीं पर एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जो एक ही वक्त में एक तरफ मसीहा थी तो दूसरी तरफ शैतान। जरा सोचिए, कराची का एक ऐसा इलाका जो बहुत गरीब है, पिछड़ा हुआ है, जिसकी तुलना कभी मुंबई की धारावी से भी की जाती थी। एक ऐसी जगह जहां सरकार का, सिस्टम का कोई नामो निशान तक नहीं था। और जब सिस्टम आपको ऐसे अकेला छोड़ देता है ना, तो रहमान डकैत जैसे लोग पैदा होते हैं। वो इसी खराब और लापरवाह सिस्टम की ही तो उपज था। और ये स्लाइड उसके दो चेहरों को बिल्कुल आईने की तरह साफ करती है। एक तरफ देखिए, वो लोगों का मसीहा था, एम्बुलेंस चलवा रहा है, दवाखाने खोल रहा है, गरीबों की बेटियों की शादी तक करवा रहा है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू, वो एक बेरहम ठग था। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में किसी को चाकू घोंप देना, ड्रग्स का धंधा चलाना, हफ्ता वसूली, ये सब भी उसी की सच्चाई थी। कहते ना, अपराध उसे विरासत में मिला था। उसके पिता दाद मोहम्मद खुद गुंडागर्दी और ड्रग्स के धंधे में थे। और असर देखिए, महज 12 साल की उम्र में रहमान ने सिर्फ पटाखों के ऊपर हुए एक झगड़े में अपने पड़ोसी को चाकू मार दिया। बहुत जल्द उसने अपने पिता का ये क्रिमिनल एंटरप्राइज संभाल लिया। कई बार जेल भी गया, पर हर बार रिश्वत के दम पर बड़ी आसानी से बाहर आ जाता। मतलब कानून उसके लिए एक मजाक था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे लियारी का एक लोकल गैंग लीडर पाकिस्तान की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक का बॉडीगार्ड बन गया। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी ना, रहमान को लगा कि अब अपनी इमेज बदलनी चाहिए। वो अब सिर्फ एक गैंगस्टर बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने बाकायदा लोगों को कहा कि उसे रहमान डकैत नहीं बल्कि इज्जत से सरदार अब्दुल रहमान बलोच बुलाया जाए। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, ये अपनी पूरी पहचान बदलने की एक कोशिश थी। साल था 2007। पाकिस्तान की सियासत में एक तरह से भूचाल आया हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो कई साल देश से बाहर रहने के बाद वतन वापस लौटीं, और बस इसी एक मौके ने रहमान डकैत को लियारी की गलियों से उठाकर सीधे पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रहमान को बेनजीर भुट्टो की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी, और कहते हैं कि उसने इसे बखूबी निभाया भी। जब बेनजीर पर जानलेवा हमला हुआ तो रहमान और उसके लड़के ही थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला था। और इस नई सियासी ताकत के साथ उसने लियारी में अमन चैन कायम करने के लिए पीपल्स अमन कमेटी बनाई। अब जरा विडंबना देखिए, जिस आदमी ने खुद उस इलाके में घर घर बंदूकें पहुंचाई थीं, अब वही उन पर पाबंदी लगा रहा था। लेकिन रहमान की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक जानलेवा मोड़, क्योंकि उसने एक ऐसे दुश्मन से पंगा ले लिया था जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा खतरनाक था। नाम था दाऊद इब्राहिम। एक बहुत पुरानी कहावत है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो जब भारत से भागा हुआ डॉन दाऊद इब्राहिम कराची को अपना नया अड्डा बना रहा था, तो फिर टकराव तो होना ही था, ये तो तय था। और ये टकराव नूरा हत्याकांड के रूप में दुनिया के सामने आया। हुआ ये कि रहमान के आदमियों ने दाऊद के भाई नूरा को किडनैप कर लिया। उसे बेइंतहा टॉर्चर किया गया। फिर
पॉइंट ब्लैंक रेंज से 6 गोलियां मार दी गईं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उसकी लाश को एक गधा गाड़ी पर लादकर दाऊद के घर के ठीक बाहर फेंक दिया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये दाऊद को एक खुली चुनौती थी, एक ऐसा कदम जिसकी माफी मिलना नामुमकिन था। तो फिर रहमान का अंत हुआ कैसे? अगर सरकारी फाइलें देखें तो ये एक पुलिस एनकाउंटर था, लेकिन इस कहानी को सुनाने वाले के मुताबिक ये कोई एनकाउंटर नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा एनकाउंटर जिसे पर्दे के पीछे से बड़ी ध्यान से प्लान किया गया था। पर एक सवाल दिमाग में आता है कि दाऊद जैसा पावरफुल डॉन रहमान को खुद क्यों नहीं मरवा देता? जवाब शायद उसके काम करने के तरीके में है। सीधे सीधे गैंग वॉर में उतरना उसके स्टेटस के खिलाफ होता। उससे कई ज्यादा स्मार्ट तरीका था सिस्टम को ही अपना हथियार बना लेना, अपने हाथ गंदे किए बिना दुश्मन को रास्ते से हटा देना। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2007 में वो बेनज़ीर का सबसे भरोसेमंद गार्ड है। कुछ ही वक्त बाद वो दाऊद के भाई का कातिल बन जाता है। जून 2009 में उसे गिरफ्तार तो किया जाता है, पर इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। और फिर सिर्फ 2 महीने बाद अगस्त 2009 में एक पुलिस एनकाउंटर में उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। तो इस कथित साजिश के पीछे के किरदार कौन थे? इस कहानी के हिसाब से 3 मेन प्लेयर थे। पहला दाऊद इब्राहिम, जिसे अपने भाई की मौत का बदला लेना था। दूसरा आसिफ जरदारी, बेनज़ीर के पति, जिन्होंने कहा जाता है कि अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल किया। और तीसरा पुलिस ऑफिसर असलम चौधरी, जिसने उस एनकाउंटर को अंजाम दिया। रहमान तो मर गया, पर उसकी कहानी वो नहीं मरी। तो सवाल ये है कि मौत के बाद रहमान की विरासत का, उसकी इस इमेज का क्या हुआ? चलिए इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में यही समझते हैं। और कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। इस एनकाउंटर का जो अकेला चश्मदीद गवाह था, ऑफिसर असलम चौधरी, वो भी बाद में एक बम धमाके में मारा गया। और उसके साथ ही इस केस की कोई भी ऑफिशियल जांच हमेशा के लिए बंद हो गई। एनकाउंटर का सच क्या था, ये राज भी उसी के साथ दफन हो गया। और इससे साजिश की कहानियों को और हवा मिल गई। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, रहमान डकैत, क्या वो एक नाकाम सिस्टम की पैदाइश था, या फिर उसने अपनी मौत की स्क्रिप्ट खुद ही लिखी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो उसकी इस कॉम्प्लेक्स विरासत को शायद हमेशा जिंदा रखेगा।